हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PYQ Decode। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है PYQ सॉल्व करना। इस वीडियो में मैंने बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 9 to 10 के पेपर 3 जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस रखे हैं। ये 20 क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैथ्स के, जनरल साइंस के, जीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 10 years ago, the ratio of ages of Ramesh and Rajiv was 1:3. 5 years hence, this ratio will become 2:3. What is the ratio of their ages at present? क्या पूछा जा रहा है? रेशियो ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट। तो हमें रमेश और राजीव का जो प्रेजेंट एज है वो नहीं पता है, तो रमेश और राजीव का प्रेजेंट एज x और y मानेंगे। ठीक है, अब 10 years ago जो है इसका मतलब क्या है? x माइनस 10 और y माइनस 10, उसका जो रेशियो है मतलब रेशियो इज इक्वल टू 1:3 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन देगा। और दूसरा क्या है? 5 years hence मतलब x प्लस 5 और y प्लस 5, इसका जो रेशियो है वो है 2:3। ये दूसरा इक्वेशन देगा। क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 15 और y की वैल्यू आएगी 25। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा 3, ये 5, तो 3:5। ठीक है, 3:5 आंसर में है, 3:5 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ हिंट भी दे रखा है, सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं या बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, 3:5। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ आई वॉक विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन, माई ट्रेन वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन 7 minutes बिफोर माई अराइवल। अगर मैं अपने घर से स्टेशन की तरफ जाता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन जो है मैं जब तक पहुंचता हूँ उससे 7 मिनट पहले ही जा चुकी होती है। मान लीजिए ये कोई टाइम है, इस टाइम पे डिपार्ट हो रही है, तो अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से अब वो आ रहा है पर आवर स्पीड से, तो ये कब पहुंच रहा है? 7 मिनट बाद पहुंच रहा है, तभी तो ये 7 मिनट पहले डिपार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इस केस में ये यहाँ पहुंच रहा है। अब देखिए, बट इफ आई वॉक विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, आई विल रीच द स्टेशन 5 minutes बिफोर द डिपार्चर ऑफ माई ट्रेन। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से जाता है तो ये 5 मिनट्स पहले ही पहुंच जाता है। ये था 7 मिनट और ये है यहाँ से 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो टाइम डिफरेंस है, ये जो टाइम डिफरेंस है ये कितने का है? ये है 5 + 7, 12 मिनट का। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस टू द स्टेशन? डिस्टेंस पूछा जा रहा है, सिंपल डिस्टेंस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगा? देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ से समझिए। डिस्टेंस मान लिया कि d है। ठीक है, अब टाइम डिफरेंस जो मैंने बताया, दोनों केस में टोटल कितना हो रहा है? 12 मिनट हो रहा है। अब इस 12 मिनट है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिट है इसका ये मिनट है। तो 12 मिनट अगर आप आवर को मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर आप मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आवर जो होगा 1/5 होगा। ये होगा हमारा टाइम। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? तो हमारा इक्वेशन बनेगा टाइम, टाइम पे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D/S यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पहले किस स्पीड से जा रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर से, तो D/5 दोनों का डिफरेंस था ना, तो -D/5
6, ठीक है, ये समझ में आया। ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 किलोमीटर। ये आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 6 किलोमीटर आएगी। तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P and Q is this. Average monthly income of Q and R is this. And the average monthly income of P and R is this. The monthly income of P. ठीक है, देखते हैं क्या है। एवरेज क्या होता है? एवरेज को आप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि आपको दो नंबर दे दिए गया, 2 है और 3 है। आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 + 3/2 ये होता है ना, 5/2 एवरेज हो गया, ऐसे होता था। तो एवरेज क्या दिया है? P और Q का सबसे पहले तो इसका मतलब है P + Q/2 इज इक्वल टू 5050। ये क्वेश्चन में दे दिया है, तो यहाँ से हमें P + Q क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 10 और 1 10, यहाँ पे एक 0 और आएगा, ये हो जाएगा। ये आएगा P + Q, इसकी वैल्यू आएगी ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है सेम P + Q, ये देखिए। इन द सिमिलर वे आप क्या करेंगे? Q + R भी निकालेंगे, ठीक है। Q + R ऐसे ही निकलेगा, P + R ऐसे ही निकलेगा। जब आप ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, ये तीनों वैल्यू आ जाएगी, तब आप इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये 2 टाइम्स P + Q + R होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे P Q Q R P R, हर एक जो P Q R है ये 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप ये होगा टोटल, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो P + Q + R हो जाएगा ये अमाउंट। अब देखिए, जब हमें टोटल मिल गया तो हम तो अब निकाल सकते हैं, P की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? टोटल हमें मिल चुका है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल जितना मिला है माइनस Q + R, ठीक है। तो Q + R यहाँ पे आपने निकाला है, ये देखिए, -12500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा 4000, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्या ये समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If 30% of P is added to 40% of Q, it becomes 80% of Q, ठीक है। Accordingly, what is the percentage of Q with respect to P? परसेंटेज कैसे निकलता है? 30% ऑफ P का क्या मतलब है? P 30% मतलब ये कटेगा 0.3 P हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल है, ये जो 10 बचा नीचे ऊपर जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा डेसिमल, तो 0.3 हो जाएगा। उसी तरह से 40% Q, तो Q का 40% क्या हो जाएगा? 0.4 Q, ठीक है। समझ में आया? अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 0.3 P + 0.4 Q दोनों को ऐड हो गया, ये क्या हो गया? 80% ऑफ Q मतलब 0.8 Q, ठीक है। यहाँ से जो होगा 0.3, ये तो वैसा का वैसा ही रहा, अब ये इधर आ गया इक्वेशन में, इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो 0.4 Q आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है। तो Q/P होगा, तो Q/P हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो Q/P जो होगा 0.3/0.4 होगा, ठीक है। तो 3/4 ये हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में कैसे चेंज होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ये 25 से कटेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी नंबर। समझ में आया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, समझते हैं क्वेश्चन को। A sum of money is to be distributed
among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. ठीक है. If C gets 1000 more than D, what is B's share? ये कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि जो सम ऑफ मनी है वो X है. ठीक है. ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया A, B, C और D में इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3. तो क्या हो जाएगा? 5x, 2x, 4x, 3x. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है C gets 1000 more than D. तो C और D को देखिए यहाँ पे. तो 4x माइनस 3x, C और D की वैल्यू है ना. 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000. ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1000. ठीक है. यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रखा है. सेम x की वैल्यू 1000 आ गई. यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में b का शेयर जो है वो क्या होगा. तो b कितना है? 2x है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू आई है 1000. कितना हो जाएगा? 2000. ये हो जाएगा आंसर. ऑप्शन सी. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A shopkeeper gives a discount of 5% on the selling price of a watch. ठीक है. If he gives a discount of 6%, he will earn a profit which is 15 rupees less than before. Accordingly, what is the market selling price of that watch? समझते हैं यहाँ पे. मान लीजिए कि मार्केट प्राइस जो है वो हो जाएगा x. मान लीजिए कि x है. अब देखिए, अब अगर वो 6% का डिस्काउंट देता है तो वो कितना अर्न करता है प्रॉफिट? 15 रुपीज. पहले वाला जितना अर्न कर रहा था प्रॉफिट उससे 15 रुपीज कम. ठीक है. तो डिफरेंस जो है ये डिस्काउंट का कितना है? पहले 5% था, अब 6% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिफरेंस हो गया 1%. ठीक है. तो 1% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के वजह से 15 रुपीज पहले वाले प्रॉफिट से कम हो रहा है. तो मार्केट सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 1% ऑफ एक्स हो जाएगा. मार्केट प्राइस एक्स माना था हमने. 1% ऑफ एक्स तो कितना होगा? 15 है क्योंकि 15 रुपीज क्वेश्चन में दे रखा है कि कम हो रहा है. तो x का 15 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 1500. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर. 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3, 4, 5. ठीक है. कि 3 नंबर है वो रेशियो में है 3, 4, 5 की. अब टोटल ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसमें देखिए, इसमें लार्ज नंबर कौन सा है? 5 है. स्मॉल नंबर कौन सा है? 3 है. इज इक्वल टू द अदर नंबर. मतलब कि 3x प्लस 5x जो है इज इक्वल टू अदर नंबर, मतलब जो बचा 4x प्लस 52. ठीक है. ये दिया गया है क्वेश्चन में. तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये 3 है. देखते हैं. पहले x की वैल्यू निकालेंगे. 8x ये आ जाएगा इधर, माइनस 4x इज इक्वल टू 52. 4x 52. x की वैल्यू क्या आ गई? 13. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 है. तो 3x है. 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा आंसर? 39. 39 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 to the power 2n minus 1 is equal to 1 upon 8 to the power n minus 3. Then the value of n. n की वैल्यू पूछा जा रहा है. ठीक है. अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, क्या हम लोग पहले बचपन में क्या पढ़ते थे कि ऐसा कुछ होता था ना, 1 अपॉन a, तो इसको कैसे लिखेंगे? a माइनस 1. 1 अपॉन b, तो इसको कैसे लिखेंगे? b माइनस 1. जो नीचे होता था वो ऊपर आ जाता था, है ना. ये नीचे है तो ये ऊपर आके नेगेटिव में आ जाता था. ऐसे लिखते थे. सेम है यहाँ पे. देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 to the power 2n minus 1, ये तो ऊपर ही है. अब ये वाला जो है 1 अपॉन 8 to the power n minus 3, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में जाएगा.
n माइनस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टू द पावर माइनस n माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए कि आप 8 को जो है वो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n माइनस 1, ये तो वैसा का वैसा ही होगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस n प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर माइनस 3 n प्लस 9। ये समझ में आ रहा है? तो हमारा इक्वेशन क्या बना? 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 3n प्लस 9। अब देखिए ये जो बेस है, ये जो बेस आया, ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों जब इक्वल होता है तो ये जो पावर में है ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन होगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 9। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा 2n प्लस 3n तो 5n हो जाएगा। तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी, यहाँ पे मैंने दिया है। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 को ऐसे लिखना है, फिर आपका ये स्टेटमेंट बनेगा, इक्वेट करेंगे पावर को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू 2। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या आपसे बन रहा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। मैं आगे समझाऊंगी कि फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है। तो फोटो डायोड जो है वो फास्ट काम करता है, सुटेबल होता है ऑल डिजिटल सिग्नल के लिए। ठीक है, तो बेस्ट फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, फोटो डायोड तेज और डिजिटल सिग्नल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन में है फोटो डायोड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कि ये होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या होता है? जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। जैसे जब रोशनी किसी पदार्थ पर पड़ती है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या करंट बनता है, उसी सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण को फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। जैसे सोलर सेल हो गया, फोटो डायोड हो गया, फोटो ट्रांजिस्टर हो गया, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। यहाँ पे देखिए, ये मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ी, या ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्टिव हो गया, ये इजेक्ट होने लगा। यही जो इफेक्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। समझ में आया? अब समझते हैं कि ये जो है फोटो वोल्टेनिक सेल जो ऑप्शन में था, फोटो इमिसिव सेल और फोटो डायोड में क्या है डिफरेंस। ये काम जो है इसका क्या है, लाइट जब पड़ती है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन, लाइट जब पड़ती है तो करंट कंट्रोल। ठीक है, बैटरी फोटो वोल्टेनिक सेल में नहीं चाहिए, इन दोनों में चाहिए। इसका एप्लीकेशन उपयोग क्या है? फोटो वोल्टेनिक सेल जो है वो सोलर पैनल या कैलकुलेटर में ज्यादा उपयोगी होती है। अब देखिए फोटो इमिशन सेल जो है ये ओल्ड लाइट मीटर्स, वैक्यूम डिवाइसेस में ज्यादा सुटेबल होता है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था फोटो डायोड सेंसर्स, रिमोट, ऑप्टिकल डिवाइसेस में ज्यादा सुटेबल होता है। तो सबसे ज्यादा इनमें क्या उपयोग किया जाता है और क्यों ज्यादा उपयोग होता है? क्योंकि खुद बिजली बनाता है, फोटो वोल्टेनिक सेल खुद बिजली बनाता है। फोटो इमिसिव सेल का उपयोग कम होता है क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है, और फोटो डायोड जो है ये बहुत उपयोगी है क्योंकि फास्ट और एक्यूरेट सेंसिंग है। समझ में आई बात? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द क्रिटिकल मास ऑफ अ फिशनेबल मटेरियल इज। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। जो क्रिटिकल मास होता है, मिनिमम मास रिक्वायर्ड टू सस्टेन चेन रिएक्शन। क्रिटिकल मास वह न्यूनतम मात्रा है, वह मिनिमम अमाउंट है किसी फिशनेबल मटेरियल जैसे यूरेनियम हो गया, उसके जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है वो लगातार चलता रहे, रुके ना। बी जो है द मिनिमम मास नीडेड फॉर चेन रिएक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस
इज यूज्ड टू फोर्स द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। इथिलीन गैस जो है, इथिलीन गैस, ये आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following has zero octane number? ऑक्टेन नंबर फ्यूल की एंटी नॉकिंग क्वालिटी बताता है। स्केल कैसे डिफाइन होती है? आइसो ऑक्टेन 100 एंड हेप्टेन 0। ठीक है, 100 मैक्सिमम है, 0 मिनिमम है। तो इन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में एन हेप्टेन नहीं है, तो किसी का भी ऑक्टेन नंबर 0 नहीं है जो ऑप्शन दिया गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि 0 एन हेप्टेन का होता है और जो 100 होता है आइसो ऑक्टेन का होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 100 ऑक्टेन नंबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसो ऑक्टेन। लेकिन क्या पूछा गया है? 0 ऑक्टेन नंबर, तो एन हेप्टेन कहीं नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, 0 और 100 का जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. The edible part of lychees is? The edible part of lychee is the fleshy aril which develops from the seed covering and is juicy and sweet. लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है जो बीज के चारों ओर रसदार भाग होता है, उसे ही एरिल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिल। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए एरिल हो गया, लीची के एडिबल पार्ट को एरिल कहते हैं। अब ये जो थैलेमस है, ये सीड कोट है, ये सब क्या है? ये भी तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आने वाले हैं। आपको पूछा जाएगा मैंगो का, आम का एडिबल पार्ट क्या कहलाता है? मेसोकार्प। ठीक है, बनाना का मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प, इस तरह से। थैलेमस देखिए ऑप्शन में था ना, थैलेमस है एप्पल का, थैलेमस और भी है, नाशपाती का भी है, यहाँ भी है, स्ट्रॉबेरी का भी थैलेमस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज? समझते हैं ये क्या है। देखिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप हम लोगों ने सारे बचपन में पढ़े हुए हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं। लीव्स द लीफ बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण से बना ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से प्रसरण, डिफ्यूजन जिसे कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पौधा है, ये पत्तियां हैं इसकी। अब देखिए, ये जो चीज है, ये एक पत्ती है, तो इस एक पत्ती में ये एक छोटा सा उसका पोर्शन दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक उसका, उसमें जो होल होते हैं बहुत सारे, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसी इसी होल को कहते हैं स्टोमेटा। ये सेल हो गया। अब देखिए, पौधा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या हो गया? डिफ्यूजन यही पढ़ा था ना हमने अभी जस्ट, पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं, अभी जो दिखाया मैंने आपको फिगर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन बनती है, यह ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन, लीफ के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब बाहर की तरफ जाती है, अपने आप निकल जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The process of finding the relative location of genes on a chromosome is called? ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। पहले समझते हैं कि जीन मैपिंग, इस क्वेश्चन का आंसर जीन मैपिंग होगा। समझते हैं कि जीन मैपिंग होता क्या है। जीन मैपिंग डिटरमाइंस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीन मैपिंग क्रोमोसोम पर जीनों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया था जीनोम वॉकिंग। ये क्या होता है? यह एक आणविक तकनीक है जिसमें ज्ञात डीएनए अनुक्रम नोन सीक्वेंस के आधार पर उसके
पास के अज्ञात डीएनए अनुक्रम अननोन रीजन को क्रमशः खोजा जाता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए का जो नोन सीक्वेंस होता है उसके बेसिस पर डीएनए का अननोन रीजन खोजा जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। स्टेप बाय स्टेप पीसीआर द्वारा डीएनए के नए हिस्सों की पहचान की जाती है। नए हिस्से, ये होता है जीनोम वॉकिंग। ये एक वॉक की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसे कहते हैं जीनोम वॉकिंग। अब समझते हैं कि क्रोमोसोम वॉकिंग क्या होता है। यह एक तकनीक है जिसमें क्रोमोसोम पर किसी ज्ञात डीएनए अनुक्रम से शुरू करके उसके पास के नए अज्ञात डीएनए क्षेत्रों को क्रमशः खोजा जाता है। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स की मदद से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए पूरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें क्या था, नए हिस्सों की पहचान, इसमें है पूरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे कहते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। ठीक है, अब समझते हैं कि जीन मैपिंग क्या होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम पर जीनों की स्थिति, जीनों का लोकेशन और उनके आपसी दूरी का निर्धारण किया जाता है। इससे जीनों के क्रम, ऑर्डर और उनके संबंध को समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, रिलेशन पे बेस्ड था, तो जीन मैपिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड and undergo meiosis to produce haploid spores. स्पोर मदर सेल द्विगुणित होती है और मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। तो इसका करेक्ट बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिप्लॉयड, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। इन विच ईयर was NGT, National Green Tribunal for Protection of Environment and Forest, established by the Government of India? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। समझते हैं कि ये क्या है। इसका कीवर्ड क्या है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या काम करता है? फॉर पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए काम करता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये याद रखिएगा। हमें पूछा जा रहा है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, पर्यावरण संरक्षण हेतु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा और जानते हैं एनजीटी के बारे में। ये देखिए, एनजीटी ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत की एक विशेष अदालत है जो पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझाने के लिए बनाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए इसका मुख्य काम क्या है, इसका क्या फंक्शन है। पहला कि पर्यावरण से जुड़े केस सुनना, जैसे प्रदूषण हो गया, जंगल कटाई हो गया, जल भूमि नुकसान हो गया, बहुत सारी लकड़ी की स्मगलिंग की जाती है, वो हो गया, इस तरह की चीजें। दूसरा क्या है? पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, तीसरा है नुकसान होने पर मुआवजा देना। चौथा है सरकार और उद्योगों को नियम पालन करवाना। तो ये सारे काम है एनजीटी के। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी भारत की एक विशेष अदालत है जो पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाती है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और यह प्रदूषण व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विवादों को देखती है। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। एनजीटी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है? विच सिटी ऑफ इंडिया स्टार्टेड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो की बात की जा रही है, तो कोलकाता। कोलकाता was the first city with an underwater metro which is not listed in the option. यहाँ पे कोलकाता नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा और जानते हैं ये क्या है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो में शुरू हुई। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कोलकाता शहर में है। किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुगली नदी पर है। ठीक है,
ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये कौन सा रूट पे है? ये जो लाइन है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यही हिस्सा नदी के नीचे से गुजरता है। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी? मार्च 2024 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देखते हैं। ट्रेन लगभग 520 मीटर नदी के नीचे चलती है। पानी के नीचे सफर का समय है 45 सेकेंड। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस अत्याधुनिक टनल तकनीक से बनी। ठीक है, ये जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलती है। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर हावड़ा एस्प्लेनेड पर 2024 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Under India's G20 presidency, where was the tourism working group meeting held? थोड़ा सा इसको समझते हैं कि tourism working group meetings were held at multiple locations like श्रीनगर एंड रामनगर। ठीक है, ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। अब थोड़ा सा जानते हैं अपडेट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के बारे में। क्या है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, TWG? ये पर्यटन सेक्टर से जुड़े ग्लोबल मुद्दों पर काम करता है। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंग्स हुई। 4 मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई? गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, गोवा में फाइनल। ठीक है, इन 4 सिटीज में हुई थी। रिसेंट अपडेट है, इंडिया 2023 में G20 प्रेसिडेंसी किया था साउथ अफ्रीका ने 2025 में। ये रिसेंट अपडेट है। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Who among the following got the silver medal in the National Under 17 Girls Wrestling Championship? देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निर्जला won the silver medal उस टाइम पे इन द नेशनल अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप में। निर्जला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिसेंट अपडेट क्या है कि नेशनल अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। यह प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कराई जाती है। इसमें देश भर के स्कूलों की लड़कियां भाग लेती हैं। अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप है ना, इसमें लड़कियां भाग लेती हैं। यह नेशनल स्कूल गेम्स के तहत आयोजित होती है। इसमें फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे होते हैं 1 to 20 क्वेश्चन खत्म। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे। अब आप लोग बताइए इन 20 क्वेश्चंस में आपके कितने स्कोर हुए? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।